हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरकेबी पॉलिटिकल पे। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मक्का डिफेंस डील। बहुत ही सनसनीखेज न्यूज है ये कि सऊदी अरब और पाकिस्तान और टर्की के बीच एक डिफेंस पैक्ट हुआ है जिसका नाम है मक्का डिफेंस डील। और ये इंडिया के लिए भी कंसर्न पैदा करता है। तो क्या है विशेष इसमें, और जॉइंट एग्रीमेंट क्यों किया गया है, इसके मायने क्या होंगे, इसके संदर्भ क्या होंगे, डिटेल में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन रेज कर रहा है एशिया स्ट्रेटेजिक बैलेंस के बारे में, ये व्हाट द सऊदी टर्की पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट मीन्स फॉर एशिया स्ट्रेटेजिक बैलेंस। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे डिटेल। और वाई हैव सऊदी अरेबिया टर्की पाकिस्तान साइन दिस पैक्ट नाउ, इस समय ही क्यों साइन किया गया, क्या इसका कोई एंगल है, क्या रिलेवेंस है ईरान इजराइल और यूएस वार जो है उसके संदर्भ से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑफ कोर्स ये भारत का टेंशन भी बढ़ा दिया है। तो भारत का क्या बेचैनी है, भारत के लिए क्या कंसर्न है, क्या चैलेंजेस उभर के आए हैं इस पैक्ट के होने से, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल देखेंगे। तो इसका बेसिक्स जो अटैक ऑन वन विल बी अटैक ऑन ऑल माना जाएगा, यही कंसर्न है इसका एक जो कंसेप्ट है, राइट। तो इसका पृष्ठभूमि दोस्तों, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की ने मक्का में संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और तीन देशों में से किसी एक पर भी अगर सशस्त्र हमला होगा तो तीनों पर हमला माना जाएगा और तीनों कंट्री मिल करके कलेक्टिव डिटरेंस या कलेक्टिव रिस्पॉन्स देने का कोशिश करेगा। अभी इसका पृष्ठभूमि में ये था कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उसको पाकिस्तान को चाइना और टर्की से सैन्य और राजनीतिक पॉलिटिकल सपोर्ट मिला था। तुर्की ने 2025 में भारत पाकिस्तान का संघर्ष पाकिस्तान का खुले तौर पर समर्थन किया था, जिससे उसके दीर्घकालिक रक्षा संबंध उजागर हो गए थे। तो ये सब पृष्ठभूमि है। इसकी पृष्ठभूमि के बाद इस रक्षा समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2025 में यूएई और यूएई नहीं, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। तो इस बार 2026 में एक साल के बाद टर्की भी उससे जुड़ गया है। हुआ क्या है कि 7 अगस्त 2026 को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की उपस्थिति में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि एक ट्राइलैटरल कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है या एग्रीमेंट है। इसमें से मेन बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर तीनों में से किसी एक पर भी हमला होता है, सशस्त्र हमला होता है, तो सभी पर हमला माना जाएगा और तीनों कंट्री मिलकर के उसका रिस्पॉन्स देगा। तो बेसिकली इसके बैकग्राउंड में क्या है कि टर्की को अपना जो इंडस्ट्रियल बेस है रिलेटेड टू डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसको एक्सपैंड करना है। जैसे कि बाइकर ड्रोन सिस्टम खास करके बाइकर ड्रोन सिस्टम जो पाकिस्तान को दिया गया था ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, एंड कान फाइटर प्रोग्राम क्या है? कान एक्चुअली 5th जनरेशन फाइटर एरोप्लेन या प्लेन का जो प्रोग्राम है वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान को शामिल करने का एक स्ट्रेटजी है, या सऊदी अरबिया को भी शामिल करने का एक स्ट्रेटजी है ताकि उसका डाइवर्सिफिकेशन हो सके, राइट। तो हालांकि इसमें एक्सपर्ट लोग ये बताते हैं कि ये पूरी तरह से डिफेंसिव है और किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है। तो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट 3 कंट्री पे है। इसका जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख सकते हैं कि टर्की जो है मेडिटरेनियन सी के आसपास में और ये ब्लैक सी के आसपास में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। दिस इज ब्लैक सी और दिस इज मेडिटरेनियन सी। तो काफ़ी यूरोप से सटा हुआ यूरोपियन कंट्री है। और ये सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया इधर रेड सी है और इधर पर्शियन गल्फ है। दिस इज पर्शियन गल्फ। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड दिस इज बाब अल मंडेब स्ट्रेट है, जो कि काफ़ी वाइटल और स्ट्रेटेजिक सी रूट है, सी लेन है। यहाँ से ऑयल काफ़ी इंपोर्ट करता है इंडिया दिस रूट से, राइट। और 20% ऑफ ऑयल इंपोर्ट इंडिया का इसी रास्ते से होकर गुजरता है, तो काफ़ी वाइटल रूट है। तो इंडिया के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है, चैलेंजिंग अफेयर्स है या कंसर्न है अगर ये 3 कंट्री टर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान मिलकर के एक अलायंस बनाए हैं, इस रीजनल अलायंस अगर बनाए हैं तो एक सिक्योरिटी चैलेंज इंडिया के लिए क्रिएट करता है। ये इसका संदर्भ, इसका बैकग्राउंड क्या है?
ईरान से साथ अभी यूएस और इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो इसमें अमेरिकन कंट्री ने यहाँ पर एक ब्लॉकेट लगा रखा है, ईरान का जो भी व्यापारिक जहाज है उसको निकलने नहीं देता है, इसलिए ईरान का ट्रेड हैम्पर या इसका ट्रेड बैलेंस इसका गड़बड़ हो रहा है या इसका डिफिसिट हो रहा है, राइट। और यहाँ से भी अगर यहाँ पे अभी दिस इज यमन है तो राइट, और दिस इज ओमान। यहाँ पे बाबल मंडेब पे ब्लॉकेट लगा के रखा है। अभी यमन का हौती ग्रुप है जो अभी शिप सऊदी अरेबिया का 2 शिप पे अटैक कर दिया था, तो इसलिए इस पे भी सेल लेन से भी ट्रैफिक काफ़ी रुक सा गया है और ट्रेड काफ़ी बाधित हो रहा है। तो इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे खास करके यूरोप जाने के रास्ते यहाँ से सुएज नहर होते हुए, फिर से सुएज कैनाल होते हुए, रेड सी होते हुए काफ़ी शिप यहाँ से गुजरती है। तो दिस इज़ वाइटल सी रूट आल्सो। तो मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट की 5 बड़ी बातें ये है कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि 3 देशों की ताकत एक सुरक्षा ढांचा है। 3 देशों की ताकत क्या क्या है? सऊदी अरबिया का फाइनेंशियल कैपेबिलिटी या फाइनेंशियल सपोर्ट, टर्की का एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी या जो भी कह सकते हैं कि खास करके कान जो है उसका 5th जनरेशन फाइटर एयरप्लेन टेक्नोलॉजी जो है उसका सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, और नाटो में रहने का अनुभव। नाटो एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंसिव अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कंट्री का स्पेशली, तो उसका एक अनुभव है। और पाकिस्तान का सैन्य व परमाणु क्षमता एक साथ आ गया तो एक डेडली कम्बिनेशन बनाता है, एक अलायंस, तीनों देश का जो अलायंस बना है, ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है। तीसरा पॉइंट यह है कि क्षेत्रीय स्थिरता पर फोकस है। क्षेत्रीय स्थिरता समझौते का लक्ष्य क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव, ड्रोन मिसाइल हमलों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और स्थिरता को मजबूत करना है। किसी गोटिया देश के खिलाफ नहीं है ऐसा कहा गया है, लेकिन एक्चुअली पार्टिकुलरली जो टाइमिंग है इस एग्रीमेंट का वो ईरान को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। ईरान एक्चुअली क्या है कि यूएस का जो बेस है, यूएस का जो फ्रेंडली नेशंस है, उसके जो दोस्त कंट्री है जैसे कि यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया, सभी पे अटैक ने किया ईरान किया। ईरान ने मार मार करके हालत ख़राब पस्त कर दिया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस का जो वल्नरेबिलिटी है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिडिल ईस्ट में, उसको निकल करके सामने आया है, वो निकल के सामने आया। इसीलिए इन्होंने सोचा कि खास करके सऊदी अरबिया ने सोचा कि किसी एक पर डिपेंडेंट रहने के बजाय इसको डाइवर्सिफाई किया जाए सिक्योरिटी अरेंजमेंट को। तो इसने पाकिस्तान से हाथ मिलाया सबसे पहले, और अभी टर्की को शामिल किया उस अलायंस में। अभी नेक्स्ट इजिप्ट को भी शामिल करने की संभावना जताई जा रही है और भविष्य में विस्तार की संभावना है, ये तो यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। यह समझौता मुस्लिम दुनिया की 3 सबसे बड़ी सेनाओं और अर्थव्यवस्था की अनूठी और बेहद मजबूत ताकतों के साथ लाता है। सऊदी अरेबिया का जो सपोर्ट है वो बेसिकली फाइनेंशियल है, और ऑयल बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण काफ़ी फाइनेंशियल साउंड है और तकनीकी खर्च करने की क्षमता है। तुर्की के पास इसका बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चरल है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट को डेवलप करने में काफ़ी सहायक है, और नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने के नाते उसके पास आर्म बेस भी है, आर्म सपोर्ट भी है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है जो कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि न्यूक्लियर अम्ब्रेला या न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में इस डील में कोई भी जिक्र नहीं है। डिफेंस जो अभी एग्रीमेंट हुआ है तीनों कंट्री के बीच में, उसमें न्यूक्लियर हथियार के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बीइंग ए कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री, ये तो कभी भी एक्सटेंड कर सकता है अपना सपोर्ट इस तरह का। और दूसरा पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्निक भी है और खाड़ी देशों के सेनाओं को प्रशिक्षित करने का अनुभव भी है। खाड़ी देशों में काफ़ी सारी सेनाओं को, जैसे सऊदी अरेबिया के पास, कतर को, ये सब मिलिट्री को ट्रेनिंग देने का अनुभव है। और दूसरा है कि पाकिस्तान के पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है। तो तुर्की ने इस विशेष व्यवस्था को किसी विशेष देश के खिलाफ निर्देशित गठबंधन के बजाय रक्षा और मुख्य साझेदारी के रूप में पेश किया है। ये एग्रीमेंट बेसिकली 4 पिलर पर आधारित है: कलेक्टिव डिटरेंस और जॉइंट डिटरेंस और डिफेंस कोऑपरेशन और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पर आधारित है। रणनीतिक महत्व क्या है इस एग्रीमेंट के स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस क्या है? पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच रणनीतिक डाइवर्जेंस हुआ है। मतलब अपना जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट था, पहले सऊदी अरबिया का जो सिक्योरिटी डिपेंडेंसी था उस यूएस पर आधारित था, लेकिन अभी ईरान युद्ध के वजह से यूएस का जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो निकल कर सामने आ गया। सभी लोग को लगा कि ये डिपेंडेंस ठीक नहीं है और मोर देन वन सिक्योरिटी अरेंजमेंट या डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटी अरेंजमेंट होना चाहिए।
तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया। लोकल एक शक्ति है पाकिस्तान मिलिट्री, तो इस वजह से इम्पोर्टेंस पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच रणनीतिक अभी डाइवर्जेंस का इम्पोर्टेंस है। तुर्की की बढ़ती क्षेत्रीय भूमिका भी इसमें एक रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि तुर्की इससे तेज़ी से पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ एक सैन्य शक्ति है और नाटो का सहयोगी देश भी है। तो इसलिए इस तरह के रीजनल डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से भौगोलिक और रणनीतिक दायरा इसका व्यापक हो जाता है। तुर्की द्वारा खुद को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने में व्यापक भूमिका अदा करेगा ये एग्रीमेंट। ठीक है। तुर्की अरब की रणनीतिक विविधताकरण की खोज। सऊदी अरब का जो पहले भी मैंने बताया कि जो ईरान के साथ तनाव यमन और लाल सागर में स्थिरता से परिभाषित होता है। अभी लाल सागर में हौथी ने सऊदी अरब के 2 शिप पर अटैक किया था और उसके तेल कंटेनर को, ऑयल कंटेनर को रोक दिया था। तो बब मंडेब से गुजरता है काफ़ी ऑयल सऊदी अरबिया का, और वो भी वहाँ पर भी हौथी बैठा हुआ है, यमन का एक विद्रोही ग्रुप है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है एक सुरक्षा समझौता सऊदी अरबिया के लिए भी। अब कितना प्रभावी होगा नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो कुछ चैलेंजेस पोज करता है इंडिया के लिए और रीजनल कंट्री के लिए। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने 2025 से पहले ही इस बात पर सहमति जता दी थी कि एक देश के खिलाफ आक्रामकता को दूसरे देश के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा। फिर भी अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वार बिटवीन इजराइल, ईरान एंड यूएस, जो कि ईरान ने काफ़ी अटैक किए मिडिल ईस्ट कंट्री पे, कतर, बहरीन और यूएई पे स्पेशली। सऊदी अरबिया पे थोड़ा कम हुए, लेकिन उसके डिसलिनाइजेशन प्लांट या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अटैक हुए हैं। तो इसके बाद भी पाकिस्तान ने कुछ कर नहीं पाया, पाकिस्तान एक मेडिएटर की भूमिका ही निभाता रह गया है। इसलिए ये कितना प्रभावी होगा ये कहना आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके सफल होने या ना सफल होने या प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कि हमले की स्थिति में दायित्व की स्पष्टता इसमें एग्रीमेंट में नहीं है। आदेश और समन्वय कौन देगा इसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है। जस्ट लाइक नाटो की तरह कोई बेस नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। या खुफिया जानकारी किस स्तर पर हो जाएगा, कितना एक्सटेंड तक होगा, इस पर डिपेंड करेगा। और इंटर ऑपरेबिलिटी की बात की गई है और मिलिट्री ट्रेनिंग की बात की गई है, इसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात की गई है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा इसमें कि क्या इसमें निकल कर सामने आता है। लेकिन ये चुनौतियां भी पेश करता है बहुत सारी, और जो कंट्रीज जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं इस एग्रीमेंट में, जैसे कि सऊदी अरेबिया के लिए या तुर्की के लिए, ईरान के, तो इसके लिए बहुत सारे चुनौतियां भी हैं। जैसे कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की की विदेश नीति की प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं है। तीनों देश का अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। जैसे नाटो का कंट्री मेंबर है, नाटो मेंबर है तुर्की, उसका एक ऑब्लिगेशन है, उसका एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। तो इसकी जटिलता पैदा करता है नाटो तुर्की के लिए। एक नया उसका कंटेक्स्ट भी देखना पड़ेगा, आने वाले वक्त ही बताएगा कि क्या होगा इसका। कार्रवाई की अस्पष्टता है, एक पर हमला सभी पर हमला है। इस कथन के लिए सामूहिक कार्रवाई के प्रकार किस तरह से कलेक्टिव रिस्पॉन्स दिया जाएगा, उसका एक्सटेंट क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, उसका स्केल एंड इंटेंसिटी क्या होगा रिस्पॉन्स का, उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। क्षेत्रीय गुटों की राजनीति का खतरा भी है कि अगर कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट को एक तरफ अलाइन होते हैं तो दूसरे ग्रुप दूसरे तरफ अलाइन हो जाएंगे। ऑफ कोर्स ऐसा होता है जनरली। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिस्पर्धी सैन्य संगठनों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। ईरान का कारक भी है कि हालांकि इन्होंने कहा है कि किसी देश के खिलाफ ये नहीं बनाया गया है, इसको बस एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए, डिटरेंस के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन ये इसका मेन कंटेक्स्ट यही है कि सऊदी और ईरान के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा जो है उसी के संदर्भ में इसको देखा जाता है। ठीक है। अभी क्योंकि सऊदी अरेबिया पे काफ़ी अटैक हुआ है ईरान का, और ईरान के प्रॉक्सीज का, ईरान हौथी जो है यमन बेस्ड एक प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का, उन्होंने सऊदी अरेबिया पे अभी गैस फैसिलिटी पे अटैक किया है। और इस तरह से तो ईरान और इजराइल का, ईरान और सऊदी अरेबिया का जो प्रतिस्पर्धी है उसका रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।
समझौते की मुख्य बातें हैं, एक दूसरे की सुरक्षा, तीन देश सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीकी हस्तांतरण और संकट की स्थिति में एक दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। समझौते की मुख्य बातें में एक सबसे वाइटल यही है। तीनों शक्तियों का संगम है। सऊदी अरबिया का वित्तीय ताकत है, तुर्की का उन्नत सैन्य तकनीक और ड्रोन क्षमता है, पाकिस्तान के पास विशाल सेना और परमाणु क्षमता को एक मंच पर लाता है। सऊदी का रुख है कि सऊदी किसी कोई गुटबाजी या सैन्य धुरी बनाने का प्रयास नहीं है। सऊदी अरब ने ऐसा कहा है। हालांकि क्षेत्र में सुरक्षा की बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की पहल है। इस रक्षा समझौते का भारत पर क्या असर होगा आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत को सतर्क रहना चाहिए और भारत को भी एक स्ट्रेटेजिकली कुछ थिंक टैंक बनाना चाहिए ताकि इसको काउंटर किया जा सके। भारत पे क्या असर होगा? खाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव से चिंता है। खाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान का बढ़ते प्रभाव, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि ईरान और यूएस के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें पाकिस्तान काफ़ी मेडिएटर का रोल के रूप में उभर कर सामने आया। काफ़ी मेडिएशन का कोशिश किया भी था और सफल भी हुआ किसी हद तक। हालांकि फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। फाइनल एग्रीमेंट होने के बाद भी दोनों के बीच युद्ध रुका नहीं और पाकिस्तान लेकिन अभी भी कोशिश कर रहा है कि मीडिएटर उसका जो रोल है वो फुलफिल हो जाए। और तो इस तरह से इंडिया के लिए और दूसरा कंसर्न है कि अभी पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की के बीच में जो अलायंस बना है वो एक इस्लामिक नाटो क्रिएट करता है। ऐसा कहा जा रहा है, लोगों को भी चिंता है कि एक नाटो के तर्ज पर ही अलायंस बनाया गया है। किसी एक पर हमला बाकी सभी देशों पर हमला माना जाएगा, ऐसा इसका बेसिक फिलॉसफी है। तो इस्लामिक नाटो क्या है? पाकिस्तान सऊदी के सैन्य संगठन में तुर्की की एंट्री भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, भारत के कितना टेंशन बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तुर्की सैन्य पाकिस्तान सैन्य गठजोड़ और तकनीकी का हस्तांतरण बहुत ही चैलेंजिंग या कंसर्निंग पॉइंट है इंडिया के लिए। तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान का रक्षा सहयोगी रहा है। लास्ट टाइम जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो तुर्की ने पाकिस्तान को अपना ड्रोन भी दिया था इंडिया के अगेंस्ट में, जैसे कि बायरक्टर ड्रोन या मिसाइल तकनीक पाकिस्तान को और अधिक बहुत आसानी से मिल सकता है और इसका असर दक्षिण एशियाई सिक्योरिटी बैलेंस पर पड़ सकता है। इसलिए दक्षिण एशिया में सिक्योरिटी बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया पाकिस्तान इसके मेन दो कंटेंडर कंट्री हैं और सऊदी अरबिया के साथ भारत के मजबूत रणनीतिक संबंध जो है वो भी देखना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब भारत के साथ अपने आर्थिक और व्यावहारिक संबंधों को जोखिम में नहीं डालेगा। हालांकि सऊदी अरब का यह समझौता मुख्यतः लाल सागर, यमन में हूती विद्रोहियों और ईरान के साथ जारी क्षेत्रीय तनावों से अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए है, न कि भारत के खिलाफ है। ऐसा एक्सपर्ट लोग का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, विदेश नीति और निवेश में आतंकवाद विरोधी सहयोग के मामले में नई दिल्ली और सऊदी अरबिया और इंडिया के बीच में काफ़ी बेहद एग्रीमेंट या साझेदार के रूप में काम कर रहा है। इंडिया के ये भी सोचना होगा कि उसका ऊर्जा सुरक्षा और 90 लाख भारतीय प्रवासियों का हित क्या है। इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिडिल ईस्ट लोकेशन, क्योंकि 20% ऑफ द इंडिया ऑयल इम्पोर्ट इसी रीजन से होता है। तो ऑफ कोर्स एनर्जी सिक्योरिटी बहुत वाइटल या कंसर्निंग पॉइंट है एज फार एज दिस एग्रीमेंट इज कंसर्न। और खास करके इंडियन डायस्पोरा जो बिगेस्ट पॉपुलेशन है वो मिडिल ईस्ट कंट्री में रहता है। 90 लाख अराउंड इंडियन यहाँ पर प्रवासी भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और स्थिरता भारत की पहली प्राथमिकता होगी इसको एग्जामाइन करने में। ठीक है, भारत का भावी रणनीति क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बिटवीन अबू धाबी एंड रियाद। अबू धाबी मीन्स यूएई और सऊदी अरबिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है इंडिया के साथ, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि भारत को पाकिस्तान इस मंच का भारत विरोधी इस्तेमाल ना कर सके। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर देखो टोटल एग्जिस्टिंग कैपेसिटी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इंडिया के पास इतना है, विशाखापत्तनम में इतना, मंगलुरु में इतना, पड्डूर में इतना है। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात चल रही है तो 6.5 मिलियन मीट्रिक टन और इतना। स्टोरेज एक्सपेंशन एंड साइट असेसमेंट आर ऑनगोइंग बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी। यूएई ने अभी हाल फिलहाल में कहा था कि इंडिया में एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जाएगा बहुत ही बड़े पैमाने पर। इस पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल्स इन मिडिल ईस्ट सबसे ज़्यादा यूएई में रहते हैं, करीब 34 लाख लोग हैं यूएई में। सऊदी अरबिया में 25 लाख लोग हैं और कुवैत में 11 लाख लोग हैं।
तो ये सब सारे इंडियंस जो कि इंडियन डायस्पोरा के रूप में वहाँ पर मौजूद हैं, इनका सिक्योरिटी और इनका हित भी देखना पड़ेगा इंडिया को। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है कि चैलेंज हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। इंडिया का इम्पोर्ट डिपेंडेंस बहुत हाई है। मिडिल ईस्ट कंट्री से बहुत ही मेजर ऑयल इंपोर्ट होता है इंडिया के, अपना ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो वल्नरेबिलिटी है वो निकल के सामने आ ही गया। ईरान ने चौक करके रखा है, किसी को शिप को आने नहीं दिया जा रहा है और बहुत ही वाइटल सी लेन को बंद करके रखा है। इंडिया को अभी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है अगर ऑयल इंपोर्ट रुक गया तो। वॉलेटाइल क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी चैलेंजिंग पॉइंट है, क्योंकि बाहर की स्थिति में ऑयल प्राइसेस काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है। महंगाई बढ़ने से फिजिकल स्ट्रेन और रुपीज डिप्रिसिएशन का खतरा बना रहता है हमेशा। तो ये एक चैलेंजिंग पॉइंट है एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिस्पांस क्या होना चाहिए? एक्सेलरेटेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑयल रिसोर्सेज होना चाहिए। इन्हेंस्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल को ब्लेंडिंग करना चाहिए, इसको एक्सपेंशन मतलब प्रमोशन देना चाहिए सरकार को, ताकि डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोल कम हो सके। ऑल दिस स्टेप्स जो है वो पेट्रोल पर डिपेंडेंसी को कम करता है। रैपिड एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल्सो हेल्पफुल है। इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, these all steps can reduce the dependency on oil. Importance of Hormuz oil for global oil flows. अभी global oil flows में